नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस गुरुजी में। तो आज हम लोग जो बेसिकली डिस्कस करेंगे, कल हमारा वीडियो नहीं आ पाया था कोई टेक्निकल रीज़न के कारण। तो जो कल 5 क्वेश्चन है ना, वो डेली एक क्वेश्चन बढ़ा कर दिया जाएगा, जिसमें 6 क्वेश्चन डेली दिया जाएगा, जिससे 5 क्वेश्चन का जो हमारा वीडियो था उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। इस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो भी बच्चा जीरो से शुरू करना चाहता है, उसको कुछ नॉलेज ना हो, राइट, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, 9 मंथ का ऑनलाइन कोर्स ले सकता है, जिसमें एनसीईआरटी करंट अफेयर मिलेगा। एडवांस कोर्स भी शुरू है 2021 प्रोग्राम के लिए, फ़ी आप देख सकते हो, जिसमें वीडियो पीडीएफ टेस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि भारत में कार्बोफ्यूरान मिथाइल पैराथियोन फेरेट ट्राइजोफॉस का उपयोग संयोजकता के साथ किया जाता है। इन रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरान मिथाइल पैराथियोन फोरेट ट्राइजोफॉस इज viewed with apprehension and these chemicals are used as। आपको 2 सेकंड का समय देता हूँ, आप इसका आंसर ढूंढिए क्या होगा। इसका आंसर ये होगा, कृषि में कीटनाशक। थोड़ा समझते हैं कार्बोफ्यूरॉन क्या है। देखिए, कार्बोफ्यूरॉन सबसे जहरीले कार्बोमेट कीटनाशकों में से एक है। यह एफएमसी कॉरपोरेशन और क्यूरेटर 10GR द्वारा बायर द्वारा कई अन्य लोगों के साथ जो व्यापार या बिजनेस नाम फुरादान के तहत विपणन किया जाता है। इसका उपयोग आलू, मक्का, सोयाबीन सहित डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स होती हैं, उसमें कीटों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। वहीं अगला जो है, आप यहाँ देख सकते हो, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में संस्करण, सॉरी फॉर दैट, मिथाइल पैराथियोन, राइट। तो इस बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ये हमारा है, इसके बारे में थोड़ा देखिए पैराथियोन मिथाइल या मिथाइल पैराथियोन एक ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है, जिसमें एक ऑर्थोथायोस्फेट समूह होता है, राइट। ये संरचनात्मक रूप से पैराथियन एथिल के समान है। इसे दुनिया भर में के लगभग सभी देशों में बिक्री और आयात की अनुमति नहीं, जबकि कुछ इसे केवल निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुमति देते हैं, राइट। तो ये तो हम लोगों ने देखा। अब ये जो है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये आप जो सी और डी ऑप्शन देख रहे, ये सॉरी ट्राइजोफॉस के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, हालांकि ये जो आप देख रहे हो सी डी, इसके एक्सप्लेनेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉरी फॉर दैट, मैं यहाँ पे था फेरेट में। तो फेरेट के बारे में थोड़ा देखते हैं, माफ़ कीजिएगा। फेराइट एक सिरेमिक सामग्री है जो लोहे के बड़े अनुपातों ऑक्साइडों को मिश्रित और फायरिंग द्वारा बनाई जाती है, जो बेरियम, मैग्नीज, निकल, जस्ता जैसे एक या एक से अधिक अतिरिक्त धातु तत्वों के छोटे अनुपात के साथ मिश्रित होता है। वहीं हमारा जो है ट्राइजोफॉस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। देखिए, ट्राइजोफॉस एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग एकारिकाइटिस और कीटनाशक और नेमाटाइडस में किया जाता है। यही काफ़ी है। इसके बाद हम लोग चलिए जानते हैं कृषि कीटनाशक। कृषि में कीटनाशक के बारे में थोड़ी देखिए। कृषि में कीटनाशक रासायनिक या जैविक पदार्थों का ऐसा मिश्रण होता है जो कीड़ों मकोड़ों से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने, उन्हें मारने और उनसे बचाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि के क्षेत्र में पेड़ पौधे को बचाने के लिए बहुतायत से किया जाता है। डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है, इन्वायरमेंट में डेप्थ में नहीं पूछता आपसे। अगला है प्रसंस्करण पदार्थों में खाद्य संरक्षण। देखिए, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ पहले समझिए क्या है, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है एग्ज़ाम के लिहाज से, राइट। तो ये अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, तो ये जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ को लेकर, तो हालांकि उतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझिए। देखिए, खाद्य परीक्षण खाद्य को उपचारित करने और संभालने की ऐसी प्रक्रिया है, और जिससे उसके खराब होने, गुणवत्ता या खाद्यता, पौष्टिकता, मूल्य में कमी की उसकी प्रक्रिया को रोकता है और बहुत कम कर देता है। जो माइक्रो जैसे हम बोल सकते हैं, जिसको सूक्ष्म जीवाणु द्वारा होती या तेज़ कर दी जाती है। हालांकि कुछ तरीकों में बैक्टीरिया जैसे खमीर या कवक का प्रयोग किया जाता है ताकि विशेष गुण बढ़ाए जा सकें और खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जा सके, उदाहरण के तौर पर पनीर और शराब। तो ये तो कुछ थी। अगला हम लोग देखते हैं। ये उतने एक्सप्लेनेशन इसकी ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारी क्वेश्चन है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। तो किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, इसको आप थोड़ा सा सोचिए, आपके पास समय है 2 सेकेंड। ये ऑप्शन डी होगा, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को जो है रिलीज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बात समझना है कि भाई लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में कुछ समझिए। देखिए,
1998 से वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा हर 2 साल में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट विकसित की जाती है और यह लिविंग प्लैनेट इंडेक्स या पारिस्थितिक पदचिन्ह पर जो है मेजर पर आधारित है, मेजरिंग करता है। लेकिन लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और मानव एक्टिविटीज़ या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इम्पैक्ट पर दुनिया के नेक्स्ट जो विज्ञान आधारित विश्लेषण उस पर भी डिपेंड है। तो ये कुछ चीज़ें थी। देखिए ज़्यादा डिटेल इनके बारे में हमें नहीं लेना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही हम लोग ले रहे हैं। लेकिन अगर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर हम लोग लें 2018 के अनुसार, जो 2018 में जो न्यूज़ आई थी यानी 2 साल पहले, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ आपको कि देखिए इसमें क्या था। जो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स दुनिया भर से प्रजातियों को वर्टिब्रेट आबादी में आने वाले रुझानों के आधार पर वैश्विक जैविक विविधता का स्थिति का संकेतक है। सबसे पहले 1998 में इसे प्रकाशित किया गया। तो ये 2 वर्ष में रिपोर्ट वर्ष में यह रिपोर्ट वर्ष में 2 बार प्रकाशित की जाती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो जैविक विविधता के सम्मेलन यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द्वारा 2011-20 के लक्ष्य जैविक विविधता के नुकसान को रोकने के लिए प्रभावी और तत्काल कार्रवाई करने के दिशा में प्रगति के संकेतक रूप में सब अपनाया गया है। थोड़ी सी समझते हैं आगे हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है। प्रकृति के यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में थोड़ा समझिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। संगठन का जो एम है वो है कि विश्व के सबसे विकट पर्यावरण और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चैलेंजेस है उसके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन खोजने में सहायता करना है। इसलिए ज़्यादा हमें अब आयुसीन के रेड लिस्ट हमें नहीं वहाँ पे जानना है, आपको पढ़ने के लिए है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। देखिए, यह कार्यक्रम महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के उपरांत 22 नवंबर 1965 को जो है अस्तित्व में आया था, राइट। और इसका उद्देश्य अल्प विकसित देशों द्वारा समानार्थिक विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को तीव्र करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करना है। तो अचिम स्ट्रेनर इसके अध्यक्ष हैं, ये ध्यान देना है, और न्यूयॉर्क में इसका ऑफिस है। और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इसके संगठन है, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। इसके मुखिया हैं यानी हेड जो है इंगर एंडरसन है और नैरोबी केन्या में इसका ऑफिस है। 5 जून 1972 का इसका स्थापना हुआ था। संस्थापक थे वांगारी मथाई और मॉरिस स्ट्रॉन्ग। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। इसके साथ ही इसके 6 अन्य देशों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला जो है वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, इस बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। देखिए, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के बारे में पहले तो ये समझना है कि हम लोग जो इसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर 1961 में स्थापित एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो जंगल संरक्षण और पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के क्षेत्र में काम करता है। इससे पहले विश्व वन्य जीव कोष का नाम दिया गया था, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आधिकारिक नाम बना हुआ है। तो नारा स्लोगन क्या था? फॉर अ लिविंग प्लैनेट। मुख्यालय क्लैंट स्विट्जरलैंड में था। 29 अप्रैल 1961 को इसका स्थापना हुआ था मॉर्ग्स स्विट्जरलैंड में। सहायक कंपनियां जो है WWF इंडिया है, WWF हांगकांग इंटरनेशनल गोरिल्ला कंजर्वेशन प्रोग्राम है। इसको संस्थापक जो है प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, इस और भी लोग हैं लेकिन ये दोनों मुख्य हैं। अगली जो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन हमारा अगला क्वेश्चन है, डिब्रू सखावा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? डिब्रू सखावा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 2 सेकंड आप देखिए, इसको समझिए। मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो आप इसको थोड़ा सा उसका आंसर बताइए हमें, ठीक है? ओके, इसका आंसर क्या होगा? बी, असम होगा। समझिए, इस बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए कि डिब्रू सखावा जो है कहाँ जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। डिब्रू सखावा राष्ट्रीय उद्यान भारत में असम राज्य के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। मुख्यतः नमीदार मिश्रित अर्ध सदाबहार वन और नमीदार मिश्रित पतझड़ीय वन तथा घास के मैदानों का क्षेत्र असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग तो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं सारे टॉपिक्स को, राइट। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसकी जो क्षेत्रफल है 650 वर्ग किलोमीटर है। और ये भी आपको ध्यान देना है कि डिब्रू सखावा राष्ट्रीय उद्यान असम में जो है मैंने बता दिया 12 किलोमीटर जो है तिनसुकिया शहर से 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है।
और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो समझना है कि उद्यान के उत्तर में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियाँ और दक्षिण में डिब्रू नदी बहती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस नदी पे कौन सा नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है। बड़ा क्वेश्चन घुमा कर पूछते हैं, इसलिए आपको हमेशा रेडी रहना होगा। और ये सारी कुछ जानकारियाँ थी, और फिर इसके बाद हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूरज का पर्वत है, और सरकारी भाषा यहाँ पे अंग्रेजी हिंदी है। प्रदेश में सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बर्मा म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती है। ईटानगर की राजधानी आपको मालूम है क्या है? राजधानी है उसकी। और प्रदेश की बोलचाल की मुख्य भाषा हिंदी है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है बड़ा जहन में आता है कभी कभी कि जो है हिमालय, ये कभी कभी आप क्वेश्चन भी आ जाता है कि अरुणाचल का अधिकांश भाग हिमालय से ढका, लेकिन लोहित, चांगलांग और तिरप पतकाई पहाड़ियों में स्थित है। कांगतो, नियंग, नियगी, कांगसांग, मुख्य गोरीचुन चोटी, पूर्व गोरीचुन चोटी इस क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं। तवांग में स्थित बुमला दर्रा 2006 में 44 वर्षों में पहली बार व्यापार के लिए खोला गया। तो दोनों तरफ के व्यापारियों को एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। यहाँ के प्रमुख दर्रों में यांग, याप दर्रा, दिफू दर्रा, पांगसो दर्रा भी शामिल है। हिमालय पर्वतमाला के पूर्वी विस्तार से चीन से अलग करता है। यह पर्वतमाला नागालैंड की ओर मुड़ती है और भारत के म्यांमार के बीच चांगलांग और तिरप जिले में एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है और एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करती है। पहाड़ महान हिमालयों से कम ऊंचे हैं। जलवायु आपको मालूम है क्या है? वहाँ का मौसम उन्नयन के साथ बदलता है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे ऊपरी हिमालय स्थित तिब्बत के निकटवर्ती क्षेत्रों में मौसम अल्पाइन या टुंड्रा प्रकार का होता है। राइट। मध्य हिमालय क्षेत्रों में मौसम शीतोष्ण होता है। राइट। तो यहाँ सेब, संतरा आदि के फलदार वृक्ष होते हैं। निचले हिमालय क्षेत्रों में नम उप उष्णकटिबंधीय मौसम पाया जाता है, जहाँ तेज ग्रीष्म तथा हल्की शरद ऋतु होती है। यहाँ भारी वर्षा भी होती है। तो ये तो कुछ था इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन उतना हमारे लिए डिस्कस नहीं है। इसको डिस्कस करने चले तो पूरा अरुणाचल प्रदेश में एक लेक्चर में भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ आप इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि 1962 से पहले इस राज्य का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। संवैधानिक रूप से असम का ही एक भाग था, परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ की प्रशासन के देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। तो 1965 के पश्चात असम के राज्यपाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आया था। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया था। इस सब के बाद 20 फरवरी 1987 के भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। तो ये तो था। असम के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। देखिए, सॉरी फॉर दैट, शायद असम के बारे में मैंने जानकारी नहीं दी आपको। 1 सेकेंड। या तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। मेघालय के बारे में, असम के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, मेघालय का गठन असम राज्य के दो, जिसको हम बोल सकते हैं बड़े जिलों, संयुक्त खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स के असम से अलग कर 21 जनवरी 1972 को जो है क्या किया गया था, इसका स्थापना, जिसको हम बोल सकते हैं गठन किया गया था। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे बात है आपको समझना है कि ये जो है मेघालय का शाब्दिक अर्थ होता है मेघा का आले घर, यह संस्कृत मूल से निकला है। और ये जो इस शब्द की व्युत्पत्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय में भूगोल विज्ञान विभाग के प्राध्यापक जो थे एमेरिटस डॉक्टर एस पी चटर्जी द्वारा की गई थी। तो हालांकि शुरू में इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, क्योंकि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के भांति जिनके नाम उनके निवासियों से संबंधित थे, जैसे मिजोरम मिजो जनजाति, नागालैंड जो है नागा लोग, असम या अहोम के नाम पर था। किंतु मेघालय सबसे आसानी गारो, खासी या जंतिया जनजातियों के नाम से कहीं संबंधित नहीं था, किंतु कालांतर में इसे अपना लिया गया। ये चीज़ कुछ थी। लेकिन कुछ चीज़ें जो बड़ा जो है इम्पोर्टेंट रखती हैं यहाँ पे, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले 1970 में अर्ध स्वायत्त दर्जा दिया गया था। और एक चीज़ और समझना है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के अधीन आने से पूर्व गारो, खासियों, जयंतिया जनजातियों के अपने राज्य हुआ करते थे। कालांतर में ब्रिटिश ने 1935 में तत्कालीन मेघालय को असम के अधीन कर दिया था। तब से क्षेत्र को ब्रिटिश राज के साथ एक संधि के तहत अर्ध स्वतंत्र दर्जा मिला हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1904-5 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन होने पर मेघालय नवगठित प्रांत पूर्वी बंगाल एवं असम का भाग बना। हालांकि इस विभाजन के 1992 में जो है वापस पलट दिए जाने पर मेघालय असम का भाग बना।
तो 3 जनवरी 1921 को ध्यान दीजिएगा को भारत सरकार के 1999 का अधिनियम की धारा 52A के अनुसरण में गवर्नर जनरल इन काउंसिल मेघालय के खासी राज्य के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र घोषित कर दिया था। इसके बाद ब्रिटिश प्रशासन ने भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत इसे अधिनियमित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों को 2 भागों में, जिसको अपवर्जित और आंशिक अपवर्जित में जो है गठन किया। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी और फिर 1971 में संसद ने पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम पास किया, जिसके अंतर्गत मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और अपनी स्वयं की मेघालय विधानसभा बनी। तो ये कुछ चीज़ें थी, आपने देखा। हालांकि मेघालय के पूर्वोत्तर भारत के 7 बहने वाले राज्य में से एक पर्वतीय राज्य है, जिसमें घाटियाँ, पठारों, ये सब चीज़ें शामिल हैं। और यहाँ पे कोयला, चूना, पत्थर, यूरेनियम, सिलेमाइट, कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे हैं। और गारो पर्वतीय क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे गनोल, दारिंग, सांडा, बाड्रा, दारेंग, सिमसांग, निताई और भोपाई। पठार के पूर्वी जंतीय एवं मध्य भागों खांसी में खीर, दुगार, उमियम, किन्सी, मायोक, उब्रगाटू, मिंटूडू नदियाँ हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ जो है इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसमें अगर हम लोग डिस्कस करें तो बहुत ज़्यादा पॉइंट हो जाएगा, इतना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। नागालैंड के बारे में जानते हैं, इसके बाद असम के बारे में जानेंगे। देखिए, नागालैंड के बारे में आपको बता दूं, नागालैंड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और मुख्यमंत्री नेफुयू रियो हैं, गवर्नर RN रवि हैं, और ये सब चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है। और जबकि देखिए, यहाँ का दीमापुर सबसे बड़ा नगर है, लेकिन इसकी राजधानी कोहिमा है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे कुल 16 जनजातियाँ निवास करती हैं और यहाँ पे ईसाई धर्म बहुत ज़्यादा, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये में है, ज़्यादा जनसंख्या में है। और 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। और अभी मैंने बता दिया। देखिए, इस राज्य का इतिहास बर्मा और असम से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ मतों के अनुसार इस राज्य का नाम अंग्रेजों ने नागा या नाग लोगों की भूमि हिंदी में के अनुसार रखा था। भारत में नाग लोगों की संख्या बहुमत में, ये नाग लोग वैसे तो पूरे भारत में निवास करते हैं, परंतु महाराष्ट्र और नागालैंड में इनके नाम से राज्य एवं जिले का नाम पड़ा है, जैसे नागपुर महाराष्ट्र में। तो सन 1832 में कैप्टन जेनकिंग्स और पेम्बरटन के रूप में पहले यूरोपियन नागालैंड में आए थे और नागालैंड भारत का 1 दिसंबर 1963 का 16वां राज्य बना था। हालांकि राज्य का दर्जा मिलने में भी बहुत सारी इसमें बातें कही जाती हैं। जैसे ये कहा जाता है कभी कभी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने बहुत से नागा लोगों को युद्ध लड़ने के लिए फ्रांस और यूरोप भेजा था। जो लोग युद्ध में लड़ने बाहर गए, जब वे लोग भारत वापस आए तो उन्होंने नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट की स्थापना की थी। ये कहा जाता नहीं, हिस्ट्री के बुक में मेंशन है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। तो भारत की आज़ादी के दौरान नागालैंड असम के अंतर्गत था, लेकिन नागा लोग अपना विकास चाहते थे, इसी कारण वो किसी केंद्रीय सरकार से जुड़ना चाहते थे। सन 1955 में भारत सरकार ने भारतीय सेना की एक टुकड़ी नागालैंड भेजी और सन 1957 में भारत सरकार और नागा लोग के बीच विलय की बातचीत शुरू हुई, जिसके अंतर्गत नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को जो भारत का 16वां राज्य बना। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है काफ़ी महत्व रखती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अब हमारा जो अगला पॉइंट है ना, आसाम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे, क्योंकि आसाम के बारे में शायद हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। देखिए, आसाम जो है जो उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक माना जाता है और असम भारत का सीमांत राज्य जो चतुर्दिक सुरम में जैसे कुछ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये जो है एक चीज़ और इसके बारे में आपको समझना है कि यहाँ का राज्य भाषा असमिया है। गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, भाजपा के ही हैं, लेकिन हमें पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और राज्यपाल इसके जो है जगदीश मुखी हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना है। लेकिन इसका इतिहास क्या है? देखिए, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इस स्थान को प्राग ज्योति चिन्ह के नाम से जाना जाता था। तो महाभारत के अनुसार कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध ने यहाँ की उषा नाम की युवती पर मोहित होकर उसका अपहरण कर लिया था। श्रीमद् भगवद गीता महापुराण के अनुसार उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध को अपहरण करवाया। तो यह बात यहाँ की दंत कथाओं में भी पाया जाता है। तो अनिरुद्ध पर मोहित होकर उषा ने उसका अपहरण कर लिया था। इस घटना को यहाँ कुमार हरण के नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कुमार हरण किसे कहते हैं। देखिए, प्राचीन असम और मध्यकालीन असम की इतिहास बहुत बड़ी है। इस बारे में डिस्कस करें, मैंने वही बोला ना कि काफ़ी लंबी हो जाएगी ये चीज़, आप थोड़ा सा समझिए बात को। हाँ, कुछ भूगोल से संबंधित चीज़ों पे हम डिस्कस कर लें। जैसे मैं नदियों के बारे में कर लेता हूँ। देखिए, इस राज्य की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है, जो लगभग पूर्व पश्चिम में प्रवाहित होती है।
और इस नदी के 35 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ये चीज़ आपको समझना है। सुवानसिरी, भरेली, धनसिरी, पगलड़िया, मानस, संकास आदि दाहिनी ओर से और तथा लोहित, नव, दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग, दिसांग, कपिली, दुगारू आदि बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। तो ये कुछ चीज़ थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी। और जलवायु के मात्रा में अगर आप बात करो तो देखिए यहाँ पे सामान्यतः असम राज्य की जलवायु भारत के अन्य भागों के भांति मानसूनी है, पर कुछ स्थानीय विशेषताएं इसमें विशेष कुछ अलग हैं। जैसे यहाँ पे इसको 5 पर जो फैक्टर जो है इसको प्रभावित करते हैं। जैसे ऊंचावच, पश्चिमोत्तर भारत एवं बंगाल की खाड़ी पर जो सामयिक जो कंटिन्यूस करंट, परिवर्तनशील दबाव की पेटियां तथा उनकी उत्तरी पूर्वोत्तरी सामयिक दोलन, उष्णकटिबंधीय समुद्री हवाएं, सामयिक पश्चिम चक्रवाती हवाएं, पर्वत एवं घाटी का स्थानीय हवाएं, तो कुछ प्रभावित करती है वहाँ की मौसम को। ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया, जिसके तहत भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन से, मतलब कहने का मतलब है कि किन से जुड़ा हुआ है। देखिए सिंपल है, आप इसको थोड़ा 2 सेकंड सोचिए क्या आंसर होगा। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री ऑन 14 सितंबर 1949। ओके, तो इसने तारीख को अपनाया गया था। तो अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये आता है हिंदी का, जो अगर हम लोग बात करें तो इस बारे में थोड़ा समझिए। तो पहले तो समझिए कि इसका आंसर क्या होगा, मैं 2 सेकंड देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आर्टिकल 343 यानी अनुच्छेद 343। तो इस बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। पहले तो हम लोग 351 के बारे में जानेंगे। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 राजभाषा हिंदी के संवैधानिक और प्रचार प्रसार के दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार राज्यभाषा हिंदी के अनुसार वृद्धि करना भारत सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस आर्टिकल में सरकार को दिशा निर्देश दिया गया है कि वह राज्यभाषा हिंदी का विकास और प्रकाश किस प्रकार से करे। तो अगला जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी लोग भी बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, 350 की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं को यहाँ पे निरूपित किया गया है। जो कहीं पे किसी स्कूल में जो मातृभाषा में आपको शिक्षा दिया जा सकता है, इस प्रकार का। 350 भी क्या है, देखिए 350 भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष अधिकारी आर्टिकल 350 जो कि स्पेशल ऑफिसर ऑफ लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी एक ऑफिसर होते हैं उनको निरूपित करता है। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, आपने पढ़ा भी होगा। वहीं 343 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो संघ की देवनागरी हिंदी का ही होता है। तो संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो ये हो गया हमारा। अगला जो क्वेश्चन है उस बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई अधिनियम का धारा 47 का उल्लेख कभी कभी मीडिया में किया जाता है, राइट। तो इस बारे में थोड़ी हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको 2 सेकंड मिलता है, इस बारे में थोड़ा सोचिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा, डी, यानी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, यानी आर्थिक पूंजी ढांचा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस को लेकर, यानी अर्थोपाय अग्रिम। देखिए यह प्रावधान रिजर्व बैंक ने भारतीय वित्तीय वर्ष 19-20 के पहली छमाही में 19-20 की बात कर रहा हूँ, अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 तक के लिए किया है और किया था। तो उस समय भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों को सरकार के बैंकर के रूप में अस्थायी ऋण सुविधाएं देता था, या फिर अभी भी देता है। ये अस्थायी ऋण सुविधा को अर्थोपाय अग्रिम यानी वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों को बैंकिंग प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक तरीका है और साधन है, राइट। तो इसके साथ बैंकिंग उन्हें प्राप्तियों और भुगतान के नकदी प्रवाह में स्थायी बेमेल पर ज्वार करने में मदद करने के लिए जो है, ऐसा इसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोल सकते हैं, इसको डिसाइड किया गया है, इसको डिनोट किया गया है। तो अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइट, उस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए ट्विन बैलेंस शीट समस्या क्या है। देखिए कुल मिलाकर बैंकिंग समस्या का सीधा संबंध कॉरपोरेट या बिजनेस और बड़े बड़े कंपनी होते हैं उसके बेनिफिट और लॉस से जुड़ा हुआ होता है, और इस प्रकार दोनों को मिलाकर ये ट्विन बैलेंस शीट समस्या के रूप में जाना जाता है, जिसमें भारत अपने आप को फंसा हुआ पा रहा है।
अभी हाल के दिनों में। यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो इसके परिणाम स्वरूप कमज़ोर निजी निवेश और आर्थिक विकास की खराब संभावनाएं बनी रहेंगी। अगली जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ट्विस्ट। कुछ लोग तुक्का लगाने में इसको वंदे भारत मिशन सोचकर उधर लगा देते हैं कि इंडियन नेवी का होगा या फिर इंडियन आर्मी का, तो तुक्केबाजी में कभी कभी लोग फंस भी जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ने 23 दिसंबर 2019 को 10,000 करोड़ रुपए की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को बाजार में ओपन मार्केट स्कीम के जरिए बेच दिया। इन सिक्योरिटीज़ की परिपक्वता अवधि 2020 में पूरी होनी थी, लेकिन अब आरबीआई ने भारत सरकार के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ब्रांड खरीद ली है जो कि 2029 में मैच्योर होगी। समझ में आ रहा है आपको? अगला होगा आर्थिक पूंजी ढांचा। आप लोग पढ़ते नहीं हैं, खाली जो है आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, तभी तो आप लोग ऑफिसर बनिएगा। अगला है आर्थिक पूंजी ढांचा। आर्थिक पूंजीगत ढांचे का अर्थ विभिन्न जोखिमों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक द्वारा आवश्यक जोखिम पूंजी से, जो कि आर्थिक पूंजी की रूपरेखा उस पूंजी को दर्शाती है जिसे किसी संस्था को भविष्य में अप्रत्याशित जोखिमों या घटनाओं या नुकसान के खिलाफ एक विरोधी उपाय के रूप में रखने की आवश्यकता होती है। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। अगला जो है स्टारशिप के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। मुझे याद है वो क्वेश्चन आगे है, या देखिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन मैंने पीछे आपको दिया, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्टारशिप दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली। निम्नलिखित में से कौन सा स्टारशिप जो हाल ही में खबरों में था, तो सबसे अच्छा वर्णन जो अभी हाल ही में खबरों में था कौन था? आप इसका 2 सेकंड लीजिए, आप इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, अंतरिक्ष यान। आप हाईलाइट होगा, आप इसको देखकर ही जान गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पेस एक्स स्टारशिप के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए स्पेस एक्स स्टारशिप सिस्टम एक पूर्ण पुनः प्रयोजन 2 चरण ऑर्बिट स्पेस एक्स द्वारा 2012। मैं स्टारशिप के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, BFR के बारे में कर रहा हूँ, जो भी एक स्पेस एक्स स्टारशिप है, ताकि आप समझें। तो स्पेस एक्स स्टारशिप सिस्टम एक पुनः प्रायोजित 2 चरण टू ऑर्बिट स्पेस एक्स द्वारा 2012 के बाद इसे सुपर लिफ्ट लॉन्च वाहन है, जो 100 वित्त पोषित निजी स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट के रूप में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रति लॉन्च लगे, एक बार इसको लॉन्च किया जाता है तो $20 लाख इसका खर्च होता है लगभग, और 122 मीटर का इसका जो है लंबाई होता है, 400 फीट। अभी तक एक ही लॉन्च नहीं किया है। और चरण इसका 2 है। लियो का पेलोड इसका 1 लाख किलोग्राम से कम है, यानी 2,20,000 पाउंड है। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है समझना, उपग्रहों की सूची हमें समझना है इंडिया में, ये चीज़ें याद रखना है। कभी कभी होता क्या है कि कुछ लोग, अगर आप उसको याद अगर आपको है, आप उसको बोलेंगे, तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप देख कर पढ़ा रहे हैं। आपको थोड़ा समझना है कि देख कर पढ़ाना, जो आपको पढ़ाने वाला वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बच्चों को सच्ची जानकारी देना चाहेगा। और मैं ये कोशिश करता हूँ आपको कि सारी जानकारियाँ सच्ची दो। और आपको तभी कोई पढ़ा सकता है या फिर आपको गाइड कर सकता है जब वो कुछ खुद उस लाइन से गुजरा हो, खुद उन सारी चीज़ों को पढ़ा हो, अपनी कुछ स्ट्रगल को जो है समझा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए G-SAT जो 30, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो है अभी तक लॉन्च हुए हैं, बहुत सारे, मतलब उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। मैं बता दे रहा हूँ, टोटल 109 उपग्रहों की सूची है जो कि अभी तक लॉन्च हुई है। अब कितने का अब नाम लिया जाए, आप बताइए ना। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि शुरू में कौन सा लॉन्च हुआ था, क्योंकि आपके लिए जानना थोड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले G-SAT 17 हुआ था, वो संचार था, लेकिन पहला में आर्यभट्ट ही माना जाता है। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को किया गया, फिर भास्कर हुआ, फिर RTP RS-1, रोहिणी उपग्रह RSD-1, एप्पल वगैरह किया गया, भास्कर 2। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, समझ गए हैं। अगला समझिए, लिस्ट ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ये भी आप समझेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर अनमैन्ड एरियल व्हीकल की बात की जाए तो इसका भी लिस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया में भी बात की जाए, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। जैसे हालांकि DRDO के द्वारा डेवलप किया जाता है, लेकिन काफ़ी लंबा। जैसे AIA हिरोन है, AIA हेरापी है, AIA हैरोप है, बहुत लंबा है। इसको आप मतलब समझिए कि 20-25 से भी ज़्यादा हो गए। तो ये चीज़ें याद होती हैं, लेकिन अगर वीडियो में बोला जाए तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, चीज़ को समझना है। अगला अंतरिक्ष यान के बारे में डिस्कस करते हैं कि पहली अंतरिक्ष यान कौन सी लॉन्च हुई थी। देखिए अब ये आप तो बच्चे जैसे, वो तो आपको तो खुद मालूम है कि अंतरिक्ष यान क्या होता है।
देखिए कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया। देखिए पहला अंतरिक्ष यात्री लाइका कुत्ता था, समझिए, जो स्पुतनिक 2 उपग्रह के माध्यम से अंतरिक्ष में 1957 को गया था। अंतरिक्ष यान की स्पीड कितनी होती है, चीज़ें जानने वाली है जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरतमंद है। तो अंतरिक्ष यान की स्पीड जो होती है ना, उसको आप समझिए कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हर 90 मिनट में धरती का एक चक्र पूरा करती है, चक्कर। और इतनी स्पीड में एक पृथ्वी से 3.84 लाख किलोमीटर दूरी से चंद्रमा पर जाकर लौटा जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। और साथ ही साथ आपको समझना है कि अंतरिक्ष यान कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ आपको समझना है। लेकिन अंतरिक्ष में आज में पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था, आपको मालूम है? राकेश शर्मा। और इनका जन्म 13 जनवरी 1950 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। ये चीज़ें आपको जानना नहीं है। लेकिन पहली बार अंतरिक्ष में कौन गया था, ये भी आपको समझना है। पहली बार जो 1961 में गए थे रूस का जो अंतरिक्ष यान थी, यूरी गागरिन, ये सब इनका नाम था। ये आपने पढ़ा होगा बचपन में। अंतरिक्ष अड्डा क्या, देखिए एक तरीके से एक स्पेस स्टेशन, जिसे ऑर्बिटल स्टेशन है, ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन के रूप में जाना जाता है। एक स्पेस क्राफ्ट है जो समय की विस्तारित अवधि के लिए कक्षा में एक मानव चालक द्वारा दल का समर्थन करने में सक्षम है। इसमें प्रमुख प्रणोदन या लैंडिंग सिस्टम का अभाव है। ये बहुत सारी डिटेल है, आप इसको कभी कभी, जैसे मैं अभी बहुत सोच रहा था कि आपको सारे उपग्रहों का नाम बताऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। आप समझिए ना कितना ज़्यादा है। आप इसका नाम लेंगे, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे चीज़ें बोले, मैं कोशिश करूँगा सबका सूची मैं आपको दे दूँ, राइट। कोशिश करूँगा, मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊँगा, उसको मैं PDF ही आपको दे दूँगा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 109 आप है, आप समझ रहे हैं, जो कि 17 जनवरी 2020 को लास्ट लॉन्च हुआ था, जिसका नाम था GSAT-30, राइट। और आप समझिए इसका लॉन्च करने वाला व्हीकल एरियन 5 VA-251 था। मुझे तो सारा याद है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इतनी लंबी नहीं बोली जा सकती। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।